आपको बता दें जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सांगानेर के जन सुनवाई केंद्र में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 130वां प्रसारण सुना। साथ ही मतदाता दिवस के अवसर पर उन्होंने नव मतदाताओं का सम्मान किया, उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ओएमआर घोटाले को लेकर साफ कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीति पूरी तरह से स्पष्ट है और जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी तरह का धोखा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 में ही ओएमआर फर्जीवाड़े की जानकारी मिल चुकी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजस्थान सरकार को इसकी सूचना भी दी थी। इसके बावजूद 4.5 साल तक मामला क्यों दबाया गया, इस पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की नैतिकता पर भी प्रश्न खड़े किए और कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी और जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। ओएमआर घोटाले में दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर अपराधों में हमारी नीति स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। अभी अभी मैं देख रहा था हमारे विपक्ष के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेता कह रहे हैं, अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो ओएमआर सीट है, अरे इसका तो 2019 में ही पता लग गया था, जब उत्तर प्रदेश में उन लोगों को पकड़ा गया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह जानकारी दी थी कि आपके यहां से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पहले वो इस बात का जवाब दें कि आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े लोग 2019 में ये फर्जीवाड़ा किया और ये प्रकरण उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कांग्रेस की सरकार को सूचना भी दी थी, लेकिन वो 4.5 साल तक आप मामले को दबाए बैठे रहे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप ये जवाब दीजिए, ये आपकी कौन सी नैतिकता थी? ये तो अगर हम मुकदमा दर्ज नहीं करते तो वो भी नहीं पकड़े जाते। हमने 400 लोगों को पकड़ा है और ये काम बंद नहीं हुआ है। और चिंता मत करिए, जहां तक जाना होगा जहां तक जाएंगे। और आप क्या कहते हैं, हमने ये भी कहा है कि हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप कहते हो कि इसमें क्या हुआ, अरे आप चिंता मत करिए, कोई भी अब हो या आगे हो, तुम आज की बात करते हो, हम भविष्य की भी बात बता देते हैं। आज हो, कल हो, कभी भी हो, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी की तो उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हमारे युवाओं के साथ धोखा, लेकिन आपको अपने गलेबान में झांक करके देखना होगा कि आखिरकार आपने क्या किया। अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा था उन गरीब मजदूर के बेटा और बेटियों ने, जो इस तरह का आपने कुठाराघात किया। आप स्पष्ट मानिए, जीरो टॉलरेंस। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक मंगलवार दोपहर 3 बजे विधानसभा में होगी ये बैठक। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुलाई है ये बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे शामिल, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रतिपक्ष मुख्य सचेतक रफीक खान भी भाग लेंगे। सर्वदलीय बैठक से सदन की कार्रवाई को मिलेगा सहयोग, जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का बनेगा मंच। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रतिपक्ष मुख्य सचेतक रफीक खान भी लेंगे भाग। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक से सदन की कार्यवाही को मिलेगा सहयोग, जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का बनेगा मंच। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
तो अगली खबर सुमेरपुर से है, जहां पर नगर में राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति को समर्पित भव्य कार्यक्रम के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्कल पर 100 फीट ऊंचे भारतीय तिरंगे का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत रहे, जिन्होंने फीता काटकर और रिमोट से तिरंगे को फहराया। उन्होंने कहा कि नगर के प्रमुख स्थल पर तिरंगे की स्थापना से युवाओं एवं नगरवासियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना और अधिक मजबूत होगी। उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक कालूराम कुम्हार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। समारोह में राष्ट्र प्रेम और गर्व के वातावरण में संपन्न हुआ। सुमेरपुर में नीलकंठ महादेव के इस सर्किल पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सर्कल पर हमारे देश का मान सम्मान, हमारा स्वाभिमान, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसको 100 फीट का झंडा का निर्माण करके यहाँ आज उसका उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। और निश्चित रूप से ये सुमेरपुर के लिए एक गौरव की बात है कि ये तिरंगा लगातार या फहराता रहेगा और हम सबको और विशेषकर युवाओं को ये प्रेरणा देता रहेगा कि हम देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, तिरंगे के लिए जिए, तिरंगे के लिए मरे। आज नगरपालिका प्रशासन के द्वारा 100 फीट ऊंचा झंडा दीनदयाल सर्किल पे लगाया गया है और सुमेरपुर के लिए बड़ा गौरव और ऐतिहासिक क्षण है और सभी सुमेरपुर के युवाओं को, समस्त नागरिकों को। अगली खबर जोधपुर के शेरगढ़ से है, जहां शेरगढ़ उपखंड क्षेत्र की सोइंतरा ग्राम पंचायत में मेगा हाईवे पर रीट भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े 28 से अधिक प्रवेश पत्र सड़क किनारे बिखरे मिलने से हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात यह है कि ये सभी प्रवेश पत्र जोधपुर शहर के परीक्षा केंद्रों से संबंधित हैं, जो इस स्थान से करीब 100 किलोमीटर दूर है। एक ही जगह इतनी बड़ी संख्या में प्रवेश पत्रों का मिलना भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। प्रवेश पत्रों पर बालोतरा, सिरधरी, जालोर और बाड़मेर जिलों के अभ्यर्थियों के नाम, फोटो, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र दर्ज हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि ये किसी एजेंट या दलाल गिरोह की करतूत हो सकती है, जिसमें डमी अभ्यर्थी या फिर नकल की कोशिश शामिल हो। ग्रामीणों ने सभी प्रवेश पत्र पुलिस को सौंप दिए हैं। थाना अधिकारी बुद्धाराम के अनुसार मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां दाहिड़ा गांव के पास एक अज्ञात डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक करीब 20 फीट दूर जा गिरे। हादसे में सुखलाल पिता मानिया का पैर टूट गया और अंकु पिता प्रकाश को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बुड़वा खेड़ी गांव से भैरवजी दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस फरार डंपर चालक की फिलहाल तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर दूदू नरेना सड़क मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बिसलपुर परियोजना की पाइपलाइन से पानी लीक हो रहा है। वाल्व फटने के कारण हजारों लीटर बिसलपुर का पानी व्यर्थ बह रहा है। जलदाय विभाग की इस लापरवाही से स्थानीय उपभोक्ताओं को जलापूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेड़ता सिटी की नगर पालिका के मीरा सभागार में आज दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित किसान चौपाल ने प्रदेश की राजनीति में एक नई मिसाल पेश की है। ये प्रदेश का पहला अवसर माना जा रहा है जब सत्ताधारी विधायक ने विपक्ष की खुली चुनौती और आरोप प्रत्यारोप के बीच संवाद से समाधान की भावना के साथ किसान चौपाल में भाग लिया। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने विभिन्न गाँव से आए किसानों से सीधा संवाद करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए।
किए। चौपाल में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। विधायक कलरू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 बजटों में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। चौपाल के दौरान विधायक कलरू ने स्पष्ट कहा कि आम किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बल्कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने हमेशा किसान हित को सर्वोपरि रखा है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहले ही सत्र में किसानों के बकाया क्लेम का मुद्दा उठाया था। विधायक कलरू ने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व भोले भाले किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और क्षेत्र में कार्य कर रही बाहरी संस्थाओं को परेशान कर विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। किसान चौपाल का समाधान शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ और किसानों ने खुले संवाद की इस पहल की सराहना की। अगली खबर टोंक से है, जहां पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सादत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में जर्जर व्यवस्थाएं, बंद शौचालय, चौक हुई सीवरेज लाइन और लटकते तार मिले। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी एक्सआईएन दीन मोहम्मद को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पताल में स्वीकृत 1 करोड़ रुपए के सिविल और बिजली कार्य अब तक नहीं हुए हैं। कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हनुमान बैरवा से भी सवाल किए कि अस्पताल की क्या डिमांड है। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में अतिरिक्त बेड और EMRI मशीन की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि आवश्यक कार्य जल्द नहीं किए गए तो कार्रवाई होगी। धौलपुर के सेपो उपखंड से खबर है, जहां क्षेत्र की सड़कों की स्थिति लगातार बदहाल होती जा रही है। सालेपुर से लुधापुरा, परुआ, चितौरा और कोलारी तक सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। गहरे गड्ढे, उखड़ी हुई डामर और टूटी सड़कें वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। स्कूली बच्चे, किसान और आम लोग रोजाना जोखिम में सड़क पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार जिला कलेक्टर और सेपो SDM को लिखित शिकायतें दी, लेकिन पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की उदासीनता के कारण हालात जस के तस बने हुए हैं। बरसात के सीजन में हालत और भी खराब हो गई है। क्षेत्रवासियों ने राजस्थान सरकार और लोक निर्माण विभाग से जल्द सड़क निर्माण और मरम्मत करने की मांग की है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। डीडवाना से खबर है, जहां पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर जिले में देश की पहली BLO वॉल का लोकार्पण किया गया। ये अभिनव का पहल जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गवावत के निर्देशन में की गई, जिसमें SIR कार्य में जुटे सभी BLO के नाम और उनके गांव अंकित किए गए। इस पहल का उद्देश्य BLO के योगदान को सम्मान देना और उनके उत्साह को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में नव मतदाताओं का सम्मान किया गया और उन्हें एपिक कार्ड वितरित किए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। BLO वॉल को BLO ने खुले दिल से सराहा और इसे नई ऊर्जा का स्रोत बताया। बता दें कि डीडवाना में शुरू हुई ये पहल आने वाले समय में जिले के सभी उपखंड कार्यालयों में लागू की जाएगी, ताकि हर BLO को सम्मान और प्रोत्साहन मिल सके। अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर मालासेरी डूंगरी पर भगवान देव नारायण का 1114वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 4 बजे दीप प्रज्वलित कर और कमल पुष्प से भगवान की बाल स्वरूप प्रतिमा को झूला झुलाया गया। ननिहाल, देवास, मध्य प्रदेश से 1114 मीटर लंबी चुनरी लेकर श्रद्धालु पहुंचे और मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह अवावन ने की। दोपहर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। पुष्प वर्षा और कमल पुष्प से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कॉरिडोर विकास कार्य का निरीक्षण किया, हवन में आहुति दी और धर्म सभा को संबोधित भी किया। शेखावत ने कहा कि भगवान देव नारायण का जीवन सत्य, न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश देता है और युवाओं से इसे अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी उन्होंने किया। भगवान देवनारायण के 1114वें प्राकट्य दिवस पर आने का, इस संकल्प भूमि, इस पवित्र भूमि पे से प्रेरणा लेने का, भगवान देवनारायण का, साधु माता का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है।
1111वें प्राकट्य दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आगमन हुआ था, उन्होंने इस मालासेरी डूंगर की पवित्र भूमि को एक तीर्थ के रूप में विकसित करने और यहाँ 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य हो सकें, इसकी घोषणा की थी। राजस्थान सरकार ने ज़मीन प्रदान करने के बाद में वो कार्य प्रारंभ हुआ है। उस कार्य को देखने, उसकी समीक्षा करने का भी सौभाग्य मुझे मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक ये काम पूरा होगा। केकड़ी क्षेत्र के सरवाड़ कस्बे से खबर है, जहां पर रविवार को प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स पूरे परवान पर रहा। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से दरगाह में पहुंचे और मजरे शरीफ पर चादर पेश कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। उर्स का मुख्य आकर्षण अंजुमन अजमेर की ओर से निकाला गया और भव्य चादर का जुलूस रहा, जो गांधी चौक से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर दरगाह परिसर पहुंचा। जुलूस में अखाड़ाबाज और मलंगों ने अद्भुत करतब दिखाए। दरगाह परिसर श्रद्धालुओं से भर गया और लंगर की भी व्यवस्था की गई। नगर पालिका मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कव्वाली कार्यक्रम में निशाद शोला और सदाकत साबरी ने अपनी प्रस्तुति दी, जबकि सोमवार को जुनैद सुल्तानी की कव्वाली देखने को मिलेगी। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पुलिस विभाग ने रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्थल के समीप भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का नेतृत्व आबू पर्वत डीएसपी गोमाराम चौधरी ने किया। मौके पर शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी, जीआरपी थाना अधिकारी मनोज कुमार और आरपीएफ के जवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने वंदे मातरम, भारत माता और अन्य देशभक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से भर गया। उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों ने राष्ट्रीय गीत को नमन कर देश के प्रति सम्मान और गर्व व्यक्त किया। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम जागृत करने का माध्यम भी बना। दौसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण रविवार को विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज, जयपुर रेंज आईजी राघवेंद्र सुहास, पुलिस अधीक्षक सागर राणा तथा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने फीता काटकर एवं शिलालेख का अनावरण कर भवन का उद्घाटन किया। इससे पूर्व जयपुर रेंज आईजी राघवेंद्र सुहास के दौसा पहुंचने और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया गया। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने कहा कि ये भवन पुलिस को समर्पित है। पुलिस किसी एक की नहीं बल्कि पूरे देश और समाज की होती है। जब भी किसी नागरिक को परेशानी होती है, सबसे पहले वह पुलिस के पास ही जाता है। पुलिस न्यायप्रिय होकर अपना कर्तव्य निभाती है। उन्होंने कहा कि ये सुंदर भवन पूर्व एसपी रंजिता शर्मा एवं वर्तमान एसपी सागर राणा के प्रयासों से बनकर तैयार हुआ है। किसी भी कार्य के लिए कराने वाले की लगन जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा भामाशाहों को भी आगे आकर सहयोग करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस सबकी है, पुलिस जनता की है, पुलिस देश की है। देश के हित में हमेशा पुलिस काम करती है और न्यायप्रिय काम करती है। यह है पुलिस का कर्तव्य है और वो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं। किसी भी प्रकार का सहयोग देने से ये नहीं होता कि पुलिस हमारी हो गई। ये पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपने काम करती है। पुलिस, अभी आईजी साहब ने कहा था कि हमारा कोई स्थायी रूप नहीं है, तो जब स्थायी रूप उनका है ही नहीं तो हमारे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? वैसे वो सबके हैं, तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं। हमारे सुख में दुख में सब में साथ आते हैं। नीचे तो हम लोग काके पहनते हैं, हम सब के लिए है, ठीक है। जो ये बना के दिया है, ये व्यक्तिगत रूप से किसी ने एसपी को बना के नहीं दिए, आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोग ही जाते होंगे एसपी साहब के ऑफिस में, पर्याप्त जगह वहाँ पब्लिक के लिए था नहीं, और आप लोग जाते अटेंड करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी था नहीं।
टॉयलेट्स का कमियां थे, ये सब पब्लिक ने सोच के बना के दिया है। ये तो सरकारी का है, सरकार का है एंड अच्छे है। महंत जी ने, गुरु जी ने ये बना के दिया है, आप लोगों के लिए बना के दिया है। तात्कालिक रूप से यहाँ अधिकारी लोग बैठेंगे, इसमें अलग अलग अधिकारी अलग अलग समय पर बैठ। आज जो ये एक भवन का लोकार्पण हुआ है, ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर है वो भी चलेगा। तो ये प्राइमरीली ये एज अ भामाशाह एक्टिविटी जो हमारा मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट है उसने ये करवाया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके अंदर हमारा यही उद्देश्य है कि जब हम अब नई यूनिट्स एस्टैब्लिश करेंगे तो साइबर क्राइम की और नारकोटिक्स के विरुद्ध। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर पुरखोती मुक्तांगन परिसर में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव का आज भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और वित्त मंत्री चौधरी भी मौजूद रहे। तीसरे और अंतिम दिन पत्रकारिता और साहित्य विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जो लाला जगदलपुरी मंडप में दूसरे सत्र के रूप में संपन्न हुआ। ये विचारोत्तेजक सत्र दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय बबन प्रसाद मिश्र की स्मृति को समर्पित रहा। समापन अवसर पर साहित्य और चित्रों के विधिवत रंगों ने कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास बना दिया। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने भरोसा दिलाया कि ऐसे साहित्य उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में संवाद और प्रेरणा बनी रहे। अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ जो रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है उसमें हमारा महान कवि, महान संगठक, महान धर्मप्रचारक रत्न शंकरदेव का एक आसन यहाँ हम लोग ओपनिंग किया है। शंकरदेव के बारे में देश में बहुत जगह नहीं जानते, जैसे आज शंकरदेव चैतन्य ने जो नव वैष्णव धारा का शुरुआत किया, उसके ऊपर किसी का ज्ञान। हम एक सेमिनार में बोल के एक सेमिनार में टोक्यो गया था, उसमें बहुत बात हुआ, ये हुआ जब हम बोला है 1468 में शंकरदेव ने सीना यात्रा बोल के एक अंकिया ड्रामा, तब ये लोग बोला ऐसा है शेक्सपियर केम मच लेटर, लेकिन हमारा जो लोग है ड्यू टू द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हम लोग शेक्सपियर को जानते हैं, बर्नार्ड शॉ को जानते हैं, लेकिन हमारा जो शंकरदेव ने किया है उसको मालूम नहीं है। आदि से अनादि तक उत्सव का कहीं ना कहीं आज 3 दिन का यहाँ पर रखा गया था, आयोजन हुआ। सफल आयोजक शशांक जी शर्मा है यहाँ पर। शशांक जी, किस तरह से देखते हैं और ये बड़ा आयोजन रमन सिंह की सरकार में हुआ था, लगभग 10-12 साल के बाद इस बार आयोजित हुआ। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कल्पना थी कि हम रजत जयंती समारोह में जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो साहित्य का भी एक आयोजन होना चाहिए। बस उसी कल्पना को साकार करने के लिए हम 3-4 महीने से जुटे रहे। एक लक्ष्य रखा, लक्ष्य थे छोटे छोटे कि कैसे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों को प्रदेश के साहित्यकारों से कनेक्ट करें, कैसे युवा पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से कनेक्ट करें, कैसे प्रदेश के छोटे छोटे जिलों के साहित्यकारों को देश भर के बड़े साहित्यकारों से जोड़ें। तो मुझे लगता है कि हम उस उद्देश्य में सफल रहे हैं और ये सफलता से हम लोग भी बहुत एक संतोष है। और बाकी ये साहित्य के उत्सव की जो भी बातें हुई हैं, चर्चा हुई हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे किस दूर तक जाएंगी ये देखने वाली बात है। मोबाइल के ज़माने में जहाँ तक आज युवा मोबाइल की चपेट में काफ़ी ज़्यादा है और वह साहित्य के का जो ये आयोजन हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं में भी इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो जो देख रहा हूँ, या अभी आप एक नज़र घुमाकर देखिए, आपको ज़्यादातर संख्या में जो लोग दिखेंगे वो 30 से 50 वर्ष की आयु के दिख रहे हैं। तो मोबाइल ने मुझे लगता है साहित्य का बहुत भला किया है। इतने लोगों तक जो सूचना पहुंची है जिसके कारण लोग आए हैं और उसमें ज़्यादातर युवा आए हैं, ये शायद इसी मोबाइल टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ है। कम समय के अंदर था, आपका कम समय था और रजिस्ट्रेशन का, और इतने युवाओं का ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आप जैसे बता रहे थे, किस तरह से था सर? मैंने कहा ना कि मोबाइल इंटरनेट ने
हम उसके नकारात्मक पक्ष पर ज्यादा बात करते हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल में जुटे रहते हैं, डटे रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कभी हमने गुणवत्ता की बात नहीं की कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो अच्छा चीज क्या देख रही है। आप किसी भी स्कूल के 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, 12वीं तक तो ये समझ में नहीं आता था कि जीवन में करना क्या है। आज 7वीं 8वीं के बच्चों को पता रहता है कि उनको जीवन में करना क्या है। तो ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है? मुझे लगता है वो उसी मोबाइल से पाते हैं। आज जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसमें जिस तरह की रील्स चल रही हैं, कविता सुनाकर जो लाइक्स पा रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसने भी साहित्य को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, ये मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि इस साहित्य उत्सव के तहत युवाओं को आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेंगे। कई यहाँ पे छत्तीसगढ़ के युवा, गांव के, बस्तर के, गरियाबंद के, अलग अलग जिलों से जो आने वाले युवा है जिनकी आवाज़ दब जाती थी, क्या इसके माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाएंगे? देखिए, मेरे सवाल का पहला उत्तर ये है कि ये जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है, इस मीडिया ने तो गांव-गांव के टैलेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे ही पहुंचा दिया है। और इस आयोजन का अगर उद्देश्य हम मानते हैं कि नई पीढ़ी भी साहित्य से, गंभीर साहित्य से जुड़ेगी, केवल कुछ प्रदर्शनी और लाइक्स के लिए नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि उसके लिए ये साहित्य उत्सव का आयोजन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद सच बेदर्द से बातचीत करने के लिए। सच बेदर्द से बातचीत करते सत्सांग जी, जो अध्यक्ष है साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ के। इनका सफल आयोजन हुआ है। 3 दिन के सफल आयोजन के पश्चात सत्सांग जी ने सच बेदर्द से बातचीत की और इन्होंने बताया कि इसके पीछे अथक मेहनत थी, युवाओं का साथ था और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला ये अवसर है और अब आगे निरंतर ऐसे आयोजन होते रहेंगे। कैमरामैन शेखर रॉय के साथ आरस सिंह राजपूत, सच बेदर्द, रायपुर, छत्तीसगढ़।